बहू लाई दहेज में मौसी। दहेज लाने वाली लड़कियां अक्सर ढेर सारा पैसा और गहने लेकर आती हैं, लेकिन सोनाली अपने साथ दहेज में अपनी मौसी विद्या को लेकर आई थी। विद्या का तलाक हो चुका था, जिसकी वजह वो खुद ही थी, क्योंकि उसने अपने पति का जीना मुश्किल किया हुआ था और उसी वजह से उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। इन सब बातों से बेखबर सोनाली अपनी मौसी को ससुराल ले आई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सोनाली को ससुराल में खुश देख विद्या से सहन नहीं हुआ। उसे अब सोनाली और उसके हंसते खिलते परिवार से जलन होने लगी। फिर क्या था, बस लग गई विद्या अपने काम पर। अरे वही सोनाली की खुशहाल जिंदगी बर्बाद करने का काम। बहू, आज शाम को हमारे घर में पूजा है। बहुत सारी औरतें पूजा में शामिल होने वाली है, इसलिए तू ढेर सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेना। जी मम्मी जी। फिर घर के सारे काम खत्म करने के बाद सोनाली रसोई घर में लड्डू बनाना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये लड्डू तैयार कर रही हैं। मैं अभी इसके लड्डुओं का सत्यानाश किए देती हूँ। उसके बाद विद्या सोनाली के कमरे में जाकर दीवार पर लगा टीवी फर्श पर गिराकर वहां से भाग जाती है। टीवी गिरने की आवाज़ सुनकर सोनाली दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंचती है। हे भगवान, मेरा नया टीवी गिरकर टूट गया। अरे कितना नुकसान हो गया, क्या करूं मैं। दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा उठाकर विद्या ढेर सारे कंकड़ ले जाकर लड्डुओं में मिला देती है। शाम होते ही सोनाली के घर ढेर सारी औरतें पूजा के लिए पहुंच जाती हैं। सभी लोग मिलकर साथ में पूजा करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद मालती सभी औरतों को लड्डू देती है। ओए माँ, मेरा दांत टूट गया। इस लड्डू में तो कंकड़ पत्थर भरे हैं। हाँ बहन, मेरा भी दांत टूट गया। अरे मालती, तो हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। देखते ही देखते सभी औरतें मालती को भला बुरा कहने लगती है। ये सब क्या है बहू, तेरे लड्डू खाकर औरतों के दांत टूट गए। आखिर तूने कैसे लड्डू बनाए हैं। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। मैंने तो बहुत साफ सफाई से लड्डू तैयार किए थे। मुझे तो लगता है तेरी बहू ने जानबूझकर लड्डू में कंकड़ मिलाए हैं, वरना मालती तू ही बता, इतने सारे कंकड़ पत्थर क्या हवा में उड़कर लड्डू में आ जाएंगे। सरला बिल्कुल सही कहती है बहू, मुझे भी लगता है कि तूने जानबूझकर ये सब किया है। आज तेरी वजह से इन सभी के सामने मेरी नाक कट गई। अगर आज के बाद तूने इस तरह की कोई हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल जा यहाँ से। बेचारी सोनाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ सोनाली का पति कुणाल जब ऑफिस से घर आता है तो मालती उसे सारी घटना के बारे में बताती है। कुणाल सोनाली से बहुत नाराज़ होता है और इसी बात का फ़ायदा विद्या उठाती है। कुणाल बेटा, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। मैं सोनाली की मौसी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ना हमेशा सच का साथ देती हूँ। सोनाली के इरादे ठीक नहीं है। वो तुझे और तेरी माँ को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। ये अब क्या कह रही हो मौसी जी। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बेटा। अब सोनाली के कौन कौन सी राज छुपाऊँ। वो तो पहले से ही ऐसी है। शादी से पहले उसके कई सारे अफेयर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लड़कों से पैसे लूट कर उन्हें धोखा भी दे चुकी है। मैं तो इस बात से डर रही हूँ कि पता नहीं तेरा क्या होगा। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है। विद्या की बात सुनकर कुणाल गहरी सोच में डूब जाता है। मेरा चलाया हुआ तीर कभी खाली नहीं जाता। बेटे के कान तो भर दिए हैं, बस अब इसकी माँ के भी कान भरने पड़ेंगे। उसके बाद मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, मम्मी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज डॉक्टर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे अभी जाना होगा, इसलिए आज घर के सारे काम आप कर लेना। मालती मुंह बनाकर हाँ में सर हिला देती है। फिर सोनाली के जाते ही मालती घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। राम राम राम, घोर कलयुग आ गया है। बहू के रहते सास को काम करने पड़ रहे हैं। अब क्या करूं, बहू का डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। देखो, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलूँ तो इसी वक्त मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। मालती बहन, तुमसे ज़्यादा मैं सोनाली को जानती हूँ।
वैसे वो कल अपनी माँ से बात कर रही थी कि मैं कुछ दिनों में अपनी सास को इस घर की नौकरानी बनाकर रख दूंगी। ये सब क्या कह रही हैं विद्या जी? मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। उस दिन देखा नहीं आपने? आपकी बेइज्जती करने के लिए जानबूझकर लड्डुओं में कंकड़ पत्थर मिला दिए थे। अरे अब तो अपनी आंखें खोलिए। इस तरह अपनी चालाकी भरी बातों से विद्या मालती को पूरी तरह सोनाली के खिलाफ कर देती है। फिर अगले दिन सोनाली को सबक सिखाने के लिए मालती जानबूझकर अपने घर के कपड़ों के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों के कपड़े भी लाकर सोनाली के सामने पटक देती है। चल बहू, जल्दी से कपड़े धोना शुरू कर। दोपहर तक सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। और हाँ, मैंने आज मोहल्ले की 50 औरतों को खाना खाने के लिए बुलाया है। कपड़े धोने के बाद तुझे उन सब के लिए खाना भी बनाना है। मम्मी जी, आप होश में तो है? यहाँ ट्रक भर के कपड़े मेरे सामने पटक रखें और ऊपर से कहती है कि इन्हें धोने के बाद 50 औरतों के लिए खाना भी बनाओ। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। अच्छा, आज पहली बार काम करने का मौका आया तो तू मुझे अपना असली रंग दिखा रही है। मैं कुछ नहीं जानती। सारे कपड़े धुलने के साथ साथ खाना भी बनकर तैयार हो जाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कहती है सोनाली, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। सोनाली के सामने कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मजबूर होकर कपड़े धोना शुरू कर देती है। घर में महाभारत करवाकर विद्या मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ सोनाली के ससुर रमाकांत बहुत ही तजुर्बेकार और दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो विद्या की सारी करनी भाप लेते हैं। इस औरत का कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये मेरा बसा बसाया घर उजाड़ देगी। अगले दिन, विद्या जी, आज मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए भाई साहब, क्या सरप्राइज़ है? मुझे सरप्राइज़ ना बहुत पसंद है। देखिए, पिछले साल मैं अपनी पति के साथ तीर्थ यात्रा करने गया था। सच कहता हूँ, मन को बहुत सुकून मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी जाकर तीर्थ यात्रा करें। ये देखिए, मैंने आपके लिए टिकट भी मंगवा लिया है और साथ ही आपके जाने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। दोपहर को ही आपकी गाड़ी है। बाबू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मौसी, तुम्हें ना तीर्थ यात्रा पर जाना ही चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अचानक रमाकांत के फैसले से विद्या को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, इसलिए मजबूर होकर विद्या दोपहर की गाड़ी में बैठकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ती है। कुछ घंटों के बाद रमाकांत विद्या को फ़ोन लगाते हैं। विद्या जी, मैं आप जैसे दुष्ट औरतों को बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूँ। मेरे जीते जी कोई मेरे सुखी संसार में आग नहीं लगा सकता। मैं सबके सामने आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए ये तरीका अपनाया। आज के बाद दोबारा कभी मेरे घर की और आंख उठाकर भी मत देखना। इतना कहकर रमाकांत फ़ोन काट देते हैं। फिर उस दिन के बाद से विद्या दोबारा कभी सोनाली के ससुराल जाने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और सोनाली अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।